Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 9 of the course of EDC. We are now going to continue with the features of the CMOS logic inverter. Let's begin. Okay. First of all, we should see that the first feature is that there is no static power dissipation. सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए what is static operation and what is dynamic operation. जब हम किसी भी इन्वर्टर के ऊपर एक कांस्टेंट इनपुट दे रहे हैं जैसे कि लॉजिक ज़ीरो और वो हम एक आउटपुट दे रहे हैं लॉजिक वीडीडी, ये इसका स्टैटिक ऑपरेशन है कि भाई एक इनपुट दिया हुआ है, एक आउटपुट आ रहा है, सब चीज़ सीधा सीधा चल रहा है. डायनामिक ऑपरेशन क्या होगा या डायनामिक स्टेट ऑफ सर्किट की क्या होगी कि मैं इनपुट को चेंज करूं ज़ीरो से वीडीडी, तो वो जो चेंज में टाइम आ रहा है ज़ीरो से वीडीडी इनपुट को जाने में जो माइक्रो नैनो सेकेंड का टाइम लगेगा, ये मेरे सर्किट की डायनामिक स्टेट है. डायनामिक स्टेट का मतलब ये है कि ज़ीरो से नई वैल्यू पे पहुंचने में, वीडीडी पहुंचने में जो बीच का टाइम निकलेगा, ज़ाहिर है ज़ीरो से वीडीडी इनपुट जो है एक नॉर्मल सिनेरियो में ये ज़ीरो टाइम में ये काम नहीं हो सकता कि इनपुट जो है वो ज़ीरो से वीडीडी जो ज़ीरो टाइम के अंदर हो जाए, ऐसा नहीं होता. इट विल टेक सम नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स. ठीक है, तो अगर इनपुट हम चेंज करें ज़ीरो से वीडीडी जाने के लिए तो द टाइम इट विल टेक विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रांजिएंट और द डायनामिक टाइम, कि इस टाइम के अंदर स्विचिंग हो रही है. जब मैं इनपुट को ज़ीरो से वीडीडी चेंज कर रही हूँ तो इसका मतलब यही है ना कि आउटपुट जो है वो वीडीडी से ज़ीरो की तरफ आ रहा होगा, ऐसे ही होगा. ठीक है, तो जब आउटपुट जो है वो वीडीडी से ज़ीरो की तरफ आएगा तो क्या आउटपुट वीडीडी से ज़ीरो टाइम में आ सकता है? नो, इट विल ऑल्सो बी टेकिंग सम नैनो सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स टू गो फ्रॉम वीडीडी टू लॉजिक ज़ीरो. तो जिस वक्त ये स्विचिंग वाला काम हो रहा हो हम उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि हम स्टैटिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि मैंने इनपुट पे लॉजिक सपोज करें ज़ीरो दिया हुआ है, एक फिक्स आउटपुट आ रहा है वीडीडी, या जिस वक्त मैंने इनपुट पे वीडीडी दिया है फिक्स आउटपुट आ रहा है ज़ीरो. हम स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्टेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं. अच्छा, इस स्टैटिक कंडीशन में हमारे पास दो सिनेरियोज हैं. पहला सिनेरियो ये है कि जब मैंने इनपुट पे लॉजिक वन दिया था, मुझे पता होना चाहिए लॉजिक वन से एनमॉस ऑन है, पीमॉस ऑफ होता है. जब मैं लॉजिक ज़ीरो इनपुट पे देती हूँ मुझे पता होना चाहिए कि लॉजिक ज़ीरो से एनमॉस ऑफ हो जाता है, पीमॉस ऑन हो जाता है. ये बात अब हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, स्टैटिक पावर डिसिपेशन का क्या मतलब है? स्टैटिक पावर डिसिपेशन का मतलब ये है कि सर्किट अपने स्टैटिक फॉर्म में हो, इसका इनपुट स्विच ना हो रहा हो, या तो उस पर लॉजिक वन अप्लाई किया हुआ हो या उस पर लॉजिक ज़ीरो अप्लाई किया हुआ हो. तो लॉजिक ज़ीरो अप्लाई करने का रिजल्टेंट सर्किट ये है, लॉजिक वन अप्लाई करने का रिजल्टेंट सर्किट ये है. इन दोनों सर्किट्स को हम ऑब्जर्व करें तो वीडीडी से लेके ग्राउंड तक करंट के फ्लो का कंटिन्यूस पाथ मौजूद नहीं है. करंट फ्लो किसी भी सर्किट में उस वक्त करेगा या पावर डिसिपेशन किसी भी सर्किट में उस वक्त होगी जब करंट के फ्लो के लिए वीडीडी से ग्राउंड तक कोई रास्ता होगा. तो जब कभी भी ये सर्किट अपनी स्टेबल कंडीशन में होता है कि इनपुट हम स्विच ना कर रहे हो, तमीज़ से एक ही इनपुट आपने दिया हुआ वो स्टेबल है, तो उस सिचुएशन में कोई ना कोई एक ट्रांजिस्टर ऑफ होता है और वीडीडी से ग्राउंड तक करंट के फ्लो का रास्ता नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि जब करंट के फ्लो का रास्ता मौजूद नहीं है तो इस सर्किट के अंदर स्टैटिक पावर डिसिपेशन मौजूद नहीं है. यानी स्टैटिक सिनेरियो में हर हाल में या तो पीमॉस ऑफ रहा हुआ होगा या तो एनमॉस ऑफ होगा. सो इन दिस केस इट सिंपली मीन्स दैट ड्यूरिंग स्टैटिक operation there is no power consumption in the MOSFET because any one of the transistor will be fully off, leaving no path for the current to flow from VDD to ground, and therefore the static power dissipation of a CMOS logic inverter is zero. ठीक है, CMOS लॉजिक इन्वर्टर में VDD ग्राउंड के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता स्टैटिक स्टेबल ऑपरेशन के दौरान, इसलिए इसका पावर कंजम्पशन स्टैटिक का ज़ीरो होता है. लेट अस गो टू द नेक्स्ट फीचर. अच्छा देखें, लेट अस सी दैट कि हम मॉसफेट इस इन्वर्टर के ऊपर दो डिफरेंट तरह के इनपुट्स दे सकते हैं. लॉजिक वन देने पर एनमॉस सर्किट में मौजूद रहता है, पीमॉस ऑफ हो जाता है. लॉजिक ज़ीरो देने पे एनमॉस ऑफ हो जाता है और पीमॉस सर्किट में मौजूद रहता है, यानी ऑन रहता है. इन एनी सिनेरियो
कोई एक ट्रांजिस्टर अपनी जगह से गायब हो जाता है या ऑफ होके डिसअपियर हो जाता है सीन से व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द सीमॉस इन्वर्टर। आगे जाके आप ऐसे इन्वर्टर पढ़ेंगे दूसरी फैमिलीज के जिसमें कि यहाँ पीमॉस नहीं लगा होगा, यानी वो एनमॉस पीमॉस का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो हो सकता है एनमॉस और एनमॉस का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, या वो एनमॉस और डिप्लीशन एनमॉस का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो असल में आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आउटपुट को लॉजिक 1 लेकर जाने के लिए अपर नेटवर्क काम करता है, वो पीमॉस भी हो सकता है, वो कोई और ट्रांजिस्टर भी, कोई और नेटवर्क भी हो सकता है, ठीक है। और आउटपुट को लॉजिक 0 पे ले जाने वाला काम V0 के नीचे जो नेटवर्क कनेक्ट होता है उसका होता है। इस वक्त हमारे सर्किट में एनमॉस और पीमॉस आउटपुट नेटवर्क के ऊपर और नीचे जो है वो कनेक्टेड हैं। ऊपर जो है वो पीमॉस नेटवर्क है, नीचे एनमॉस नेटवर्क है। इत्तेफाक से इस नेटवर्क में इस वक्त एक ही ट्रांजिस्टर्स हैं। तो जब कभी भी आउटपुट लॉजिक 0 पे जा रहा है एनमॉस वर्क कर रहा है, जब कभी भी आउटपुट लॉजिक 1 पे जा रहा है पीमॉस वर्क कर रहा है, यानी कि दूसरे ने ऑटोमेटिकली उस ड्यूरेशन में ऑफ होके अपनी जगह छोड़ी हुई है। ऐसे इन्वर्टर आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जब आउटपुट पे जब आप इनपुट पे 1 दे रहे होंगे तो वो ऊपर वाला नेटवर्क ऑफ नहीं हो रहा होगा, यानी कि इनपुट 1 देने पे भी ऊपर और नीचे का नेटवर्क चल रहा होगा, इनपुट 0 देने पर भी ऊपर और नीचे दोनों नेटवर्क चल रहे होंगे। तो अब अगर ऊपर और नीचे वाला दोनों नेटवर्क साथ चलेगा तो लॉजिक 1 देने के केस में ये नेटवर्क भी चल रहा है, ये नेटवर्क भी चल रहा है। आउटपुट को कैसे पता चलेगा कि मैंने इसकी मदद से VDD पे जाना है या इसकी मदद से 0 पे जाना है? हाउ द आउटपुट विल डिसाइड? तो या लॉजिक मैं 0 इनपुट दूं तो लॉजिक 0 में भी अपर नेटवर्क भी चल रहा होगा, बॉटम नेटवर्क भी चल रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, लॉजिक 0 देने से बॉटम नेटवर्क ऑफ हो जा रहा है, ये नेटवर्क आसानी से आउटपुट नोड को VDD पे लेके जा रहा है। लॉजिक 1 देने से क्या हो रहा है, ऊपर वाला नेटवर्क ऑफ हो जा रहा है, ये नेटवर्क एनमॉस का आसानी से इस V0 नोड को 0 पे ले जा रहा है, जो कि ये 0 वोल्टेज है। अगर ऐसा कोई सर्किट आ जाए जिस पे मैं लॉजिक 1 इनपुट दूं, दोनों पार्ट्स चल रहे हों, तो मसला क्या होगा कि V0 नेटवर्क को नहीं पता कि मैंने इस वाले की बात मान के 0 पे जाना है या इस वाले की बात मान के VDD पे जाना है। तो उस केस में हम ट्रांजिस्टर के साइजेस को एडजस्ट करते हैं ताकि हम जिसका साइज डोमिनेट करता है आउटपुट नेटवर्क, आउटपुट टर्मिनल, उसकी बात मान के उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज पे चला जाता है, जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं W/L की रेशो सेट करना। ट्रांजिस्टर की साइजिंग की ही बात हो रही है। देखिए ना, विड्थ और लेंथ ट्रांजिस्टर के, ये दोनों ट्रांजिस्टर के साइजेस से रिलेटेड हैं। तो पता ये चला कि ऐसे इन्वर्टर्स जिसके अंदर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नेटवर्क हर केस में ऑन हो, लॉजिक 1 पे भी दोनों ऑन है, लॉजिक 0 पे भी दोनों ऑन है, और आउटपुट टर्मिनल के लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि मैंने किसकी बात मानकर आउटपुट को VDD दिखाना है या 0 दिखाना है। उस केस में हम करते ये हैं कि ऊपर वाले नेटवर्क का और नीचे वाले ट्रांजिस्टर नेटवर्क का साइज जो है ऐसा सेट करते हैं कि जब लॉजिक 1 इनपुट पे मैं दूं तो वो नीचे वाले की बात मानकर V0 को 0 कर दे, और जब मैं लॉजिक 0 दूं तो वो ऊपर वाले की बात मानकर नीचे वाले को इग्नोर करके, ऊपर वाले की बात मानकर नीचे वाले को इग्नोर करके आउटपुट को VDD पे ले जाए। तो ये चीज़ जो हम कहते हैं कि इस V0 इस चीज़ की बात मान ले, वो कैसे मानेगा, हम ट्रांजिस्टर की साइजिंग सेट करते हैं, ठीक है। अब वही मैं बता रही हूँ कि ट्रांजिस्टर की साइजिंग सेट करने की ज़रूरत उन इन्वर्टर्स में पेश आती है जिसमें ऊपर और नीचे का नेटवर्क दोनों साथ ऑन हो। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। एनमॉस ऑन है तो पीमॉस ऑफ है। V0 नोड को पता है कि मैंने करंट या जो कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है वो इस एनमॉस से करनी है। जब आउटपुट ने VDD जाना है, एनमॉस ऑफ है, V0 को पता है मैंने आउटपुट के लिए इस नोड को फॉलो करना है, क्योंकि ये तो डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पे ये वाली चीज़ डिस्कनेक्टेड थी। तो
इन्वर्टर के केस में, CMOS इन्वर्टर के केस में हमें साइजिंग एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती कि एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम या तो अपर नेटवर्क ऑफ है या तो बॉटम नेटवर्क ऑफ है, रिमेनिंग नेटवर्क जो भी आधा बचता है आउटपुट नोड उसकी बात मान के आराम से आउटपुट को उसके लिहाज से सेट कर देता है। तो इन केस ऑफ CMOS inverter we need not to adjust the value of the sizes of the transistors. However, for other inverters where we have both the networks on for all inputs, हमें W/L की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हम V0 को डिजायर्ड वैल्यू के ऊपर लेके जा सकें। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, प्लीज नोट के ये जो आपका इन्वर्टर है, ठीक है, दोनों देखें, ये जो दोनों इनपुट टर्मिनल कौन सा है, दोनों का इनपुट टर्मिनल गेट ही है ना। चाहे मैं NMOS की बात कर लूँ या PMOS की बात कर लूँ, इनपुट दोनों के गेट पे अप्लाई कर रहे हैं। ये बात अब आपको पता होनी चाहिए कि गेट पे अगर कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है गेट से देखने पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नज़र आएगी किसी भी मॉसफेट के। ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो मॉसफेट यहाँ लगा हुआ है NMOS और PMOS, इन दोनों के गेट पे देखने से रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नज़र आएगी? डेफिनेटली इनफाइनाइट नज़र आएगी। जब अगर इन दोनों के गेट की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो यहाँ करंट कितना होगा? इन दोनों का गेट करंट होगा 0। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे इस इन्वर्टर सर्किट ने अपने जैसे और इन्वर्टर सर्किट्स को ड्राइव करना हो, यानी कि कोई हमारा ऐसा सर्किट हो जिसमें एक इन्वर्टर के आगे हमारे ऐसे ही 3 और इन्वर्टर लगे हैं, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये जो 3 इन्वर्टर मैंने लाके यहाँ लगाए हैं ये मेरे सर्किट से कोई करंट लेने की कोशिश कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे। इसलिए नहीं कर रहे होंगे कि हमारे जो 3 सर्किट्स लगे हैं आके, इन सब का इनपुट करंट क्या है? इन सब की इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, इन सब का इनपुट करंट 0 है। इसका मतलब है कि इस VDD के थ्रू कोई भी करंट इन सब के इनपुट टर्मिनल में एंटर नहीं हो रहा होगा। तो याद रखें कि हर सर्किट की एक एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे कितने सिमिलर सर्किट्स को चला सकता है या नहीं चला सकता। तो CMOS के अंदर चूंकि जो इनपुट साइड पे CMOS का सर्किट है वो कोई करंट ही नहीं ड्रॉ कर रहा होता। अगर करंट ड्रॉ करता होता तो जाहिर है सप्लाई जो है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ही दे सकती है ना। तो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमारा जो CMOS इन्वर्टर है, चूंकि इनपुट रेजिस्टेंस उसकी इनफाइनाइट होती है और करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा होता, तो ये अपने आउटपुट पर अपने जैसे बहुत सारे सर्किट को ड्राइव कर सकता है, क्योंकि वो सर्किट इससे कोई करंट डिमांड नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर कोई ऐसा सर्किट होता, CMOS का इन्वर्टर नहीं होता, किसी और फैमिली का इन्वर्टर होता, तो उसकी हो सकता है कि उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होती वो इनफाइनाइट ना होती, वो कुछ करंट ले रहा होता, जैसे कि BJT बेस्ड हो सकता है इन्वर्टर। तो उस केस में BJT बेस्ड इन्वर्टर जो हैं वो चूंकि जाहिर है उसके इनपुट पे कुछ ना कुछ करंट होता होगा, तो हमारा एक इन्वर्टर लगा हुआ है, 3 इन्वर्टर उससे जब करंट लेंगे उसके बाद भी तो करंट की कोई कैपेबिलिटी होगी ना, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो BJT बेस्ड इन्वर्टर अपने आउटपुट पे अपने जैसे सिमिलर गेट्स को रन तो कर सकता है, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी कम होगी क्योंकि उसने हर एक को करंट प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर CMOS इन्वर्टर की मैं बात करूं तो CMOS इन्वर्टर जो है इनपुट पे कोई करंट नहीं ले रहा होता। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि वो अपने जैसे काफ़ी सारे सर्किट्स को ड्राइव कर सकता है क्योंकि इसने इन सब को करंट प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज नंबर ऑफ फैन आउट। अपने जैसे बहुत सारे सर्किट्स को ड्राइव करने को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं फैन आउट। तो CMOS इन्वर्टर का फैन आउट अच्छा है, वो अपने जैसे बहुत सारे सर्किट्स को ड्राइव कर सकता है। अच्छा, इस स्लाइड में वी आर गोइंग टू सी द इक्वेशंस ऑफ ट्रायोड रीजन एंड सैचुरेशन रीजन फॉर द मॉसफेट्स। ये कोई बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आपको
NMOS के लिए ट्रायोड की इक्वेशन पता है, ठीक है। अगर NMOS ट्रायोड में होगा तो मुझे ये पता है कि उसकी इक्वेशन होगी VDS इज लेस देन VGS माइनस VT। अगर NMOS सैचुरेशन में होगा तो मुझे बात पता है कि VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT। यहाँ पे NMOS का VDS क्या है ज़रा देखें। बेसिकली ट्रायोड रीजन की इक्वेशन जो कि जनरल होती है उसको हमने इस सर्किट पैरामीटर्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है। फॉर एग्जांपल NMOS का VDS इस सर्किट में क्या है, NMOS का ड्रेन वोल्टेज इस सर्किट में V0 है, सोर्स वोल्टेज इस सर्किट में 0 है, तो VDS क्या हो गया NMOS का, V0 हो गया। VDS की जगह मैंने V0 लिख दिया। VGS NMOS का क्या है, गेट वोल्टेज VG माइनस द सोर्स वोल्टेज। यहाँ VG क्या है, VG का आंसर मतलब है VI, तो VI माइनस 0 यानी कि VGS आ गया आपके पास VI माइनस VTN। तो अगर मुझे इस सर्किट में NMOS के ट्रायोड रीजन की इक्वेशन लिखनी हो तो मैं लिखूंगी V0 इज लेस देन VI माइनस VTN। जाहिर है सिम्बल्स तो यही हैं, अगर सैचुरेशन होगा तो क्या होगा, V0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VI माइनस VTN। ये आपको पता चल गया कि इस सर्किट में NMOS अगर ट्रायोड में जाएगा उसकी इक्वेशन ये होगी, सैचुरेशन में जाएगा इक्वेशन ये होगी। बिल्कुल इसी तरह से जनरल पहले NMOS की करंट की इक्वेशन लिख ली, ट्रायोड की करंट इक्वेशन क्या होती है, म्यू एन COX W/L VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। ये NMOS की जनरल इक्वेशन है करंट की। इसको इस सर्किट पैरामीटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। म्यू एन एज इट इज़ रहा, COX एज इट इज़ रहा, W/L एज इट इज़ रहा। VGS NMOS का इसकी जगह क्या लिख दूँ, VI लिख दूँ, VTN एज इट इज़ आ गया। VDS NMOS का क्या लिख दूँ, उसकी जगह V0 लिख दूँ, एज इट इज़ आ गया। हाफ VDS का स्क्वायर होता है यानी कि V0 का स्क्वायर। तो ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपली NMOS की जो ट्रायोड की और सैचुरेशन की करंट इक्वेशंस हैं हम उन्हें इस सर्किट के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली NMOS की सैचुरेशन की इक्वेशन क्या है, म्यू एन COX W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर। सब कुछ एज इट इज़ रहा, VGS की जगह VI लिखा माइनस VTN। ये इक्वेशंस बेसिकली जो इस सर्किट की फॉर्म में हैं ये बुक में लिखी हुई हैं और बताया गया है कि भाई इस सर्किट में NMOS की ट्रायोड की इक्वेशन ये है, ट्रायोड का करंट इक्वेशन ये है, सैचुरेशन की मोड इक्वेशन ये है, सैचुरेशन की करंट इक्वेशन ये है। ये सारी इक्वेशंस कहाँ से आई हैं, वो बेसिकली जनरल फार्मूला में सर्किट की वैल्यूज़ पुट करने से आई हैं जो कि हमें लिखनी आनी चाहिए। नाउ इसी तरह से वी विल बी राइटिंग इक्वेशंस फॉर ट्रांजिस्टर QP। PMOS के लिए देखते हैं। अच्छा, PMOS के अंदर थोड़ा सा सिनारियो चेंज इस वजह से हो जाता है कि PMOS का जो सोर्स वोल्टेज है वो ज़ीरो नहीं है बल्कि इट्स सोर्स वोल्टेज इज़ VDD। तो देखते देखिए PMOS की सैचुरेशन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, VDS लेस देन और इक्वल टू VGS माइनस VTP। प्लीज़ नोट दैट ये जो इक्वल टू वाला साइन होता है ना, चाहे वो हमेशा सैचुरेशन की इक्वेशन के साथ आता है, और वो जो ग्रेटर देन वाला साइन होता है, ठीक है, वो ट्रायोड में आता है। तो चाहे NMOS हो या PMOS हो, हमारे पास लेस देन का भी साइन होता है, ग्रेटर का भी साइन होता है। सैचुरेशन रीजन की इक्वेशन के अंदर इक्वल टू वाली चीज़ आती है, ठीक है। अच्छा, PMOS के लिए मैंने कहा कि VDS लेस देन VGS माइनस VT होता है, तब जो है ये PMOSFET जो है वो सैचुरेशन में जाता है। VDS की वैल्यू पुट कर देते हैं, ड्रेन वोल्टेज ऑफ PMOS माइनस सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS। ड्रेन वोल्टेज ऑफ PMOS इज V0, ये रहा। सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS इज VDD, V0 माइनस VDD। गेट वोल्ट VGS की वैल्यू यानी गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज। गेट वोल्टेज ऑफ PMOS इज VI, ये रहा। सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS इज VDD, ये रहा, माइनस VTP। माइनस VDD और माइनस VDD इस साइड से दोनों साइड पे सेम टर्म है, कैंसल आउट हो गई, ठीक है। वी आर लेफ्ट विथ V0 VI माइनस VTP। अब आपने ये देखना है कि बुक में आंसर ऊपर वाली इक्वेशन नहीं दी हुई बल्कि बुक में आंसर ये नीचे वाली इक्वेशन दी हुई है। हम चाहे तो ऊपर वाली इक्वेशन दें चाहे नीचे वाली इक्वेशन दें, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। ये सेम कैसे हैं, प्लीज़ नोट के VI के अंदर VI जो है, प्लीज़ नोट कि VI VGS नहीं है, VI सिर्फ VG है। अगर मैं इस पूरे का आंसर निकालूं
इस पूरे का वी आई माइनस वी डी डी, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, वी आई माइनस वी डी डी निकालूं, ये नेगेटिव आएगा इस पूरे का आंसर, माइनस ऑफ ये टर्म खुद से नेगेटिव होगी, तो ये पूरी चीज़ ओपन अप होके प्लस बन जाएगी। तो वी आई माइनस वी डी डी हुआ नेगेटिव और माइनस ऑफ माइनस जो भी यहाँ पे टर्म है वो हो गया प्लस, तो ये इक्वेशन सही है। अब मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने माइनस वी डी डी दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तब तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखा रहने दे सकती हूँ, जिसमें कि मुझे वी टी पी जो है वो नेगेटिव पुट करना होगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव साइन लगाऊं, तो इसका क्या तरीका होगा? क्योंकि देखें, ये चीज़ नोट कर लें कि इस एक्सप्रेशन के अंदर वी आई माइनस वी डी डी तो नेगेटिव है, लेकिन माइनस ऑफ माइनस वी टी पी प्लस है, और इन अदर वर्ड्स वी आई और वी टी पी आपस में ऐड हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि वी आई खुद कोई पॉजिटिव वोल्टेज होगा, माइनस ऑफ माइनस ये वाली चीज़, यानी वी आई और वी टी पी ने आपस में ऐड होना है, लेकिन इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसने इसके साथ सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आंसर माइनस आएगा और फिर इसका आंसर प्लस आएगा। Another way of writing this vi minus vtp is कि अगर मैं इस माइनस की जगह प्लस लिख दूं और vtp को मॉड में कर दूं, vi भी प्लस है और माइनस ऑफ माइनस vtp, ये चीज़ पूरी चीज़ प्लस में आ जाएगी। या इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि मैं vi को प्लस साइन के साथ लिखूं और vtp में मॉड लगा दूं, तो भी ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ बेसिकली सैचुरेशन रीजन में है, यही चीज़ आपके पास बेसिकली ट्रायोड रीजन में भी है। सिर्फ क्या होगा, ये इस साइन में चेंज आ जाएगा, ये ग्रेटर में चली जाएगी, वी आई माइनस वी टी पी और वी आई प्लस मॉड ऑफ वी टी पी। रीज़न दोनों का सेम है कि वी आई या तो माइनस वी टी पी लिख लूँ, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, या तो वी आई प्लस मॉड ऑफ वी टी पी लिखूँ, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। प्लीज़ नोट कि वी आई और वी टी पी तो आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन वी आई माइनस वी डी डी ये जो पूरी चीज़ है इसको ये कैंसिल कर रही है माइनस ऑफ माइनस वी टी पी को। ये ज़रा सा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। बहरहाल, अगर सपोज किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली लर्न इट, मैं यही सजेस्ट करूँगी। पी मॉस की सैचुरेशन रीजन की इक्वेशन म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी लिखते हैं, लेकिन वही बात है कि वी जी एस माइनस वी टी लिखने से आपका जो आंसर है वो एंड में नेगेटिव आ रहा होता है। हमें करंट को नेगेटिव नहीं दिखाना है, इसलिए हमने VGS वाले तरीके के बजाय VSG के तरीके से इक्वेशन को लिखने की कोशिश की। और ये मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ कि VGS माइनस VTP VSG माइनस मॉड ऑफ VTP के बराबर होता है, ये हम प्रीवियस उसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो VS सोर्स वोल्टेज की जगह मैंने VDD लिखा, गेट वोल्टेज की जगह मैंने VI लिखा, PMOS की बात हो रही है, माइनस मॉड ऑफ VTP। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ट्रायोड के अंदर PMOS की क्या इक्वेशन है, म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी पी इंटू वी डी एस होता है। सब कुछ हमने करंट के लिए पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है, तो इसको लिख दिया है वी एस जी माइनस वी टी पी इंटू वी एस डी माइनस हाफ वी एस डी स्क्वायर। वी एस जी माइनस वी टी पी की जगह यही चीज़ आ जाएगी, वी डी डी माइनस वी आई माइनस वी टी पी, मॉड में है वी टी पी। वी एस डी की जगह क्या होगा, सोर्स वोल्टेज वी डी डी माइनस वी आई, सॉरी वी एस डी की जगह सोर्स वोल्टेज माइनस द ड्रेन वोल्टेज विच इज़ वी नॉट, वी डी डी माइनस वी नॉट माइनस हाफ वी एस डी यानी वी डी डी माइनस वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये आखिरी वाली इक्वेशन ये बुक में लिखी हैं पीमॉस के ट्रायोड और सैचुरेशन के लिए इस सर्किट के अंदर। क्योंकि कैसे लिखी है ये भी हम बताते हैं। फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि अगर पीमॉस सैचुरेशन में है तो ये इक्वेशन होगी, पीमॉस ट्रायोड में है तो ये इक्वेशन होगी, और ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग करंट इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन लिखी हैं, ये जनरल इक्वेशंस की मदद से लिखी गई हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये भी फीचर्स कंटिन्यूड है सीमॉस एम्पलीफायर के। हमने बेसिकली प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर फीचर्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर में इनफैक्ट पढ़ा था कि पीमॉस ट्रांजिस्टर सीमॉस लॉजिक इन्वर्टर के अंदर या तो पीमॉस ऑन होता है या तो एनमॉस ऑन होता है।
इसी वजह से आउटपुट नोड के लिए आसानी होती है कि उसको पता होता है कि पीमॉस ऑन है तो मैंने उसकी बात मान के वीडीडी पे जाना है, एनमॉस ऑन है तो उसकी बात मान के उसने ज़ीरो पे जाना है। तो इसी वजह से मैंने ये बताया था कि हमें ट्रांजिस्टर पीमॉस की और एनमॉस की W/L रेशो की साइजिंग करने की ज़रूरत आम तौर पर जो है वो नहीं पड़ती, इसलिए कि एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम एनी वन ऑफ देम इज़ ऑन। अच्छा, इस चीज़ को फर्दर एलैबोरेट करते हैं, वो ये कि जब इन दोनों में से कोई एक ऑन होता है तो इन दोनों के दरमियान कोई कंपटीशन नहीं होता कि वो आउटपुट नोड को अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरा ऑफ है तो देयर विल बी नो कंपटीशन बिटवीन बोथ द QP एंड QN के वो दोनों कोशिश कर रहे हों आउटपुट नोड को किसी स्पेसिफिक वोल्टेज पर ले जाने में, क्योंकि एक ऑफ ही होता है। लेकिन अच्छा, तो आम तौर पे W/L रेशोज या साइजिंग ट्रांजिस्टर की उस वक्त एडजस्ट की जाती है जब दोनों नेटवर्क एक साथ ऑन हो और कॉम्पीट कर रहे हो एक दूसरे से कि भाई मैंने VDD पे लेके जाना है, दूसरा कॉम्पीट कर रहा हो कि मैंने ज़ीरो पे लेके जाना है। आम तौर पे W/L रेशो या ट्रांजिस्टर की साइजिंग इसी वक्त सेट की जाती है। तो हमें पता चला कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर इस रीजन की वजह से साइजिंग एडजस्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि CMOS लॉजिक इन्वर्टर के अंदर भी ट्रांजिस्टर की साइजिंग को एडजस्ट किया गया है। वो इस रीज़न की वजह से एडजस्ट नहीं किया हुआ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, बल्कि इसका रीज़न कुछ और है। वो क्या? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि कोशिश ये की जाती है CMOS लॉजिक इन्वर्टर के अंदर कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज NMOS का हो वही थ्रेशोल्ड वोल्टेज PMOS का हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। NMOS की वही वैल्यू पॉजिटिव होती है, PMOS की वही वैल्यू नेगेटिव होती है। अच्छा, मज़ीद ये कि अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट नोड VDD जाने में जितना टाइम लगाए उतना ही टाइम ज़ीरो पर जाने में लगाए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो दोनों ट्रांजिस्टर्स यहाँ लगे हैं इनका बिहेवियर, इनकी क्वालिटीज़ बिल्कुल सेम हों। यानी कि ऐसा ना हो कि इस वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो वाला जो ट्रांजिस्टर होगा वो आउटपुट वोल्टेज को V0 को VDD पहुंचने में ज़्यादा देर लगवा रहा होगा। अगर सपोज करें NMOS ट्रांजिस्टर उसकी रेजिस्टेंस कम है तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट नोड को ज़ीरो तो जल्दी ले जाया करेगा, लेकिन जब आउटपुट नोड VDD पर जा रहा होगा ये काम ज़्यादा देर से हो रहा होगा। तो सबसे पहली बात हमें ये बात पता होनी चाहिए, in order to have equal times for the output to go to VDD and to go to zero, अगर हम ये टाइम्स इक्वल रखना चाहते हैं, और इक्वल रखने का मतलब बेसिकली क्या है, सिमेट्रिक रखना चाहते हैं ना, दोनों ट्रांजिस्टर्स का बिहेवियर सिमेट्रिक रखना चाहते हैं कि एक जैसा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि K एंड W/L को ऑफ NMOS को हम KP W/L ऑफ PMOS इन दोनों को इक्वेट करके रखें। इसको ओपन कर लेते हैं। Kn की जगह μn COX W/L ऑफ द NMOS ट्रांजिस्टर आ गया, इसकी जगह μp COX W/L ऑफ द PMOS आ गया। COX और COX ये मटेरियल डिपेंडेंट फैक्टर होता है, ऑक्साइड कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू NMOS PMOS के लिए सेम होती है, हमने ये कैंसिल आउट कर दिया। प्लीज़ ऑल्सो नोट कि जब हम कभी IC डिज़ाइनिंग वाला काम कर रहे होते हैं या जो सर्किट डिज़ाइनिंग का काम कर रहे होते हैं, अगर हमने एक ही कंपनी के ट्रांजिस्टर्स उठाए हुए हैं तो दोनों की जो L का फैक्टर होता है वो भी सेम होता है। तो L के फैक्टर को भी मैंने कैंसिल कर दिया, बचा ये μn WN μp WP। प्लीज़ नोट कि μn मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, म्यूपी मोबिलिटी ऑफ होल या स्पीड ऑफ होल्स को बता रहा है, WN और WP विड्थ ऑफ NMOS और विड्थ ऑफ PMOS को इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर ज़रा मैं μn ओवर μp का रेशो लूँ तो ये बराबर हो रहा है WP ओवर WN। ये रेशो या ये इक्वेशन मुझे क्या बता रहा है? ये इक्वेशन मुझे बता रहा है कि अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ होल्स बराबर हो जाए, यानी μn से μp कट जाए, तो WP विड्थ ऑफ PMOS और विड्थ ऑफ NMOS भी बराबर होंगे। अगर ये μn और μp बराबर हों, ठीक है, तो WP ज़ाहिर ये वाली साइड 1 हो जाएगी, तो WP फिर WN के बराबर आ जाएगा। PMOS और NMOS की विड्थ को आप सेम रख लेंगे, दोनों की साइजिंग सेम हो गई। हकीकतन ऐसा नहीं होता।
प्लीज नोट कि म्यू एन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तकरीबन 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है होल्स की स्पीड के। बज़ाहिर तो देखा जाए हम होल्स जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कह रहे होते हैं, लेकिन इन रियल सिनेरियो इलेक्ट्रॉन हकीकतन कोई एक्चुअल पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दरअसल होल कहलाती है। तो जब कभी भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है वो होल मूव नहीं कर रहे होते, वो दरअसल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के नतीजे में होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटता जा रहा है वहाँ होल आता जा रहा है। तो आसान अल्फाज में इलेक्ट्रॉन्स आर द एक्चुअल पार्टिकल्स एंड होल्स मूव एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी वजह से जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड 2 से 3 गुना ज़्यादा है होल्स की स्पीड के। इसका मतलब ये है कि अगर मैं म्यू एन ओवर म्यू पी का रेशो निकालूं, म्यू एन की जगह लिख दूं 3 टाइम्स म्यू पी, तो क्या होगा? इस म्यू एन की जगह मैं लिखूं 3 टाइम्स म्यू पी, तो पता ये चल रहा है कि 3 टाइम म्यू पी कैंसिल करके हमें ये बात पता चल रही है कि अगर हम चाहते हैं कि एन मॉस और पी मॉस इन दोनों की स्पीड सेम हो, ये म्यू एन और म्यू पी क्या है? होल्स की स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, इन अदर वर्ड्स एन मॉस ट्रांजिस्टर की स्पीड या पी मॉस ट्रांजिस्टर की स्पीड। अगर मैं चाहती हूँ कि इन दोनों ट्रांजिस्टर की स्पीड बिल्कुल बराबर हो, वीडीडी जाने में भी उतना ही टाइम लगे जितना कि 0 वोल्टेज तक पहुँचने में टाइम लग रहा है, तो फिर मुझे देखना होगा कि म्यू एन और म्यू पी का जो डिफरेंस है 2 और 3 टाइम्स, इस चीज़ को केटर करने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मुझे पी मॉस की विड्थ को एन मॉस की विड्थ के 2 से 3 गुना ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जो स्पीड कम थी पी मॉस की, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि विड्थ ऑफ पी मॉस को उतना ही बढ़ा देना पड़ेगा जितना कि उसकी स्पीड कम है एन मॉस है। और ये बात तो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ इक्वेशन से भी पता चल रही है कि अगर म्यू एन 3 टाइम्स है तकरीबन म्यू पी के, तो ज़ाहिर ही आप जब यहाँ से काट रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि म्यू पी शुड बी 3 टाइम्स डब्ल्यू पी शुड बी 3 टाइम्स डब्ल्यू एन, यानी कि पी मॉस की स्पीड को, पी मॉस की विड्थ को एन मॉस की विड्थ के तकरीबन 3 गुना होना चाहिए। तो अब ये बात पता चल गई कि हमें साइजिंग का ख्याल सीमॉस लॉजिक इन्वर्टर में क्यों रखना पड़ता है। इसलिए रखना पड़ता है कि जो पी मॉस की स्पीड होती है, क्योंकि उसके होल्स की स्पीड स्लो होती है तो पी मॉस की स्पीड स्लो होती है। इस वजह से दोनों की स्पीड को एक जैसा रखने के लिए हम पी मॉस के साइज को ज़्यादा लार्ज बनाते हैं एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एन मॉस। कितना ज़्यादा बनाते हैं? जितना इनके म्यू एन और म्यू पी में डिफरेंस है। अगर 3 गुना जो है वो म्यू पी कम है तो 3 गुना डब्ल्यू पी को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम स्टडी करने लगे हैं वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। प्लीज नोट कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये इसी सीमॉस लॉजिक इन्वर्टर के लिए है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बेसिकली एक जनरल नाम है ऐसे कर्व का जिसमें हम y एक्सिस के ऊपर कोई आउटपुट क्वांटिटी प्लॉट करें और x एक्सिस के ऊपर हम कोई जो है वो इनपुट क्वांटिटी प्लॉट करें अपने सर्किट की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने अपने सर्किट का आउटपुट करंट y एक्सिस पे प्लॉट किया और मैंने इनपुट करंट x एक्सिस पे प्लॉट किया, तो ये मेरा करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाएगा। अगर मैंने अपने सर्किट की आउटपुट पावर को y एक्सिस पे प्लॉट किया, इनपुट पावर को x एक्सिस पे प्लॉट किया, तो ये मेरा पावर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाएगा। अगर मैंने आउटपुट करंट को प्लॉट किया y एक्सिस पे और इनपुट करंट को मैंने प्लॉट किया और इनपुट पे मैंने प्लॉट किया इनपुट वोल्टेज, यानी कि मैं आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं, तो भी ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा क्योंकि ये किसी आउटपुट और इनपुट की क्वांटिटी के दरमियान है। और आई कैन डू द अदर वे कि मैं आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट का ग्राफ बना दूं। तो जनरली मुझे पता चला कि आउटपुट क्वांटिटी वर्सेस द इनपुट क्वांटिटी का ग्राफ आम तौर पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है।
चूंकि यहाँ पे मैंने ग्राफ जो देख रहे हैं हम आउटपुट पर वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो आउटपुट वोल्टेज है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। देयरफॉर दिस ग्राफ और दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज कॉल्ड एज द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वेयर वी हैव आउटपुट वोल्टेज ऑन वाई एक्सिस एंड इनपुट वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे कुछ टर्म्स नजर आ रही हैं, इसको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि देखें एक्स एक्सिस पे इनपुट सिग्नल जो वैरी कर रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और VDD तक जा रहा है। अभी तक तो लॉजिक इन्वर्टर के लिए अगर आपको अंदाजा हो, आपने या तो कहा था कि हम लॉजिक इन्वर्टर पे या तो लॉजिक 0 इनपुट दे रहे होंगे या तो लॉजिक 1 इनपुट दे रहे होंगे। ये इनपुट 0 से VT, VIL, VIH, VDD माइनस VT, ये यहाँ से ये सब कैसे चेंज होने लगा, फिर VT कैसे आ गया। इसी तरह से आउटपुट भी आपको 0 नजर आ रहा है और जाहिर है 0 से वेरी होता होता ये VDD तक भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहली बात, अभी तक हमने जो इन्वर्टर को ऑपरेशन पढ़ा वो स्टैटिक सिनेरियो में पढ़ा कि इनपुट फिक्स था, आउटपुट एक वैल्यू आ रही थी। इनपुट लॉजिक 0 था, आउटपुट पे 1 आ रहा था, इनपुट 1 था, आउटपुट 0 आ रहा था। दैट वाज एक्चुअली स्टेबल ऑपरेशन। जब कभी भी आप स्विचिंग कर रहे होंगे बेसिकली इनपुट की, जब इनपुट 0 से स्विच कर रहा होगा, जब इनपुट 0 है, 0 से जब इनपुट बेसिकली VDD तक जा रहा होगा तो बीच में डिफरेंट तरह के इनपुट वोल्टेजेस इस ट्रांजिस्टर के ऊपर या इस लॉजिक इन्वर्टर के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, जब मैं बेसिकली इस इनपुट को चेंज कराऊंगी, देखिए ना इनपुट मेरी सप्लाई यहाँ कनेक्टेड है जो कि 0 है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी सप्लाई वोल्टेज को चेंज करूंगी और वो VDD तक जाएगा। तो यकीनन वो आहिस्ता आहिस्ता 0 से मेरी वैल्यू राइज करते हुए VDD जारी होगी। और इसी तरह अगर मैं आउटपुट को देखूं तो मेरा आउटपुट कभी भी 0 से लेकर आहिस्ता आहिस्ता VDD तक भी जा रहा होगा, VDD से आहिस्ता आहिस्ता वो 0 तक भी आ रहा होगा। तो कहने का मकसद है अब तक हम स्टेबल स्टेट चेक करते आए थे, बट इन बिटवीन ये सारा काम जो है वो यानी कि इन स्टेट्स के दरमियान भी कोई ना कोई जो काम है वो हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा हो यहाँ क्या रहा है कि देखने की बात है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। दिखाया ये जा रहा है कि जब इनपुट 0 था, आउटपुट पे VDD है। इनपुट आप बढ़ाते चले गए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी 1 वोल्ट के बराबर ले गए, आपने देखा आउटपुट तब भी VDD का VDD ही रह रहा है। आपने मजीद इनपुट को बढ़ाया, कोई एक VIL वैल्यू है वहां तक पहुंच गया, तब भी आपने देखा आउटपुट VDD का VDD ही रह रहा है। फिर आप जो है वो इनपुट को बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन VDD/2 तक जब गए तो आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता अब आउटपुट वोल्टेज फॉल करना शुरू हो गया। इनपुट को आपने मजीद बढ़ाया तो आप देख रहे हैं आउटपुट 0 के करीब पहुंचता जा रहा है। जब इनपुट VDD माइनस VT के करीब पहुंचा, यानी 5 - 1 4 वोल्ट के करीब पहुंचा, तो आपने देखा आउटपुट बिल्कुल 0 के करीब पहुंच चुका है। और जब इनपुट पे मैंने VDD अप्लाई किया तो मैंने देखा कि आउटपुट पर 0 वोल्ट आ गया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि देखें इनपुट की कुछ वैल्यू ऐसी थी, इनपुट की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो 0 नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट वो 0 नहीं है, लेकिन वो आउटपुट पे लॉजिक 1 दे रही हैं। जैसे कि मैं इनपुट पे 0 दे रही हूँ, मुझे VDD मिल रहा है, लेकिन मैं इनपुट पे VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज जितना 1 वोल्ट के करीब वोल्टेज दे रही हूँ, उस पर भी तो मुझे आउटपुट VDD मिल रहा है। फिर मैं इनपुट पे VIL जितना वोल्टेज दे रही हूँ, उस पर भी मुझे आउटपुट VDD मिल रहा है। तो प्लीज ट्राई टू नोट कि इनपुट की वो वैल्यूज जो कि 0 नहीं हैं, लेकिन उन वैल्यूज वो 0 के करीब हैं, वो वैल्यूज इनपुट की वो वैल्यूज जो 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब हैं, जिन सब के ऊपर जो मुझे इन्वर्टर पे अप्लाई करने से आउटपुट पे लॉजिक VDD मिलता रहे, ये सारी वैल्यूज बेसिकली लॉजिक 0 में काउंट होंगी। सिर्फ 0 वोल्ट ही लॉजिक 0 में काउंट नहीं होगा, बल्कि इनपुट की वो तमाम वैल्यूज जो 0 के करीब हैं और उनके इनपुट देने पर मेरा सर्किट मुझे आउटपुट पे लॉजिक VDD लॉजिक हाई दे रहा है, ये तमाम की तमाम वैल्यूज बेसिकली लॉजिक 0 काउंट होंगी। बिल्कुल इसी तरह ये तो मैंने थोड़ा सा शायद एग्जैजरेट करके बना दिया, ये तकरीबन ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। देखिए
इनपुट की वैल्यू जब मैं VDD दे रही हूँ तो आउटपुट पे मुझे 0 मिल रहा है। VDD माइनस VT भी तकरीबन लॉजिक 1 के करीब ही है ना। 5 माइनस 1 तकरीबन 4 वोल्ट लॉजिक 1 के करीब है, लेकिन इस पे भी मुझे आउटपुट रफली क्या मिल रहा है, तकरीबन 0 के करीब ही मिल रहा है। सिमिलरली VIH भी एक ऐसा वोल्टेज है इनपुट का जो VDD के करीब है, ठीक है, इट इज क्लोज टू VDD, और इस पे भी आउटपुट मुझे रफली 0 के करीब मिल रहा है। तो मुझे पता चला कि ना सिर्फ VDD वोल्टेज लॉजिक 1 कहला सकता है, बल्कि VDD वोल्टेज के करीब ये वाला वोल्टेज VDD माइनस VT और ये वोल्टेज VIH, ये सारे के सारे बेसिकली वो वोल्टेजेस हैं जो कि लॉजिक 1 कंसीडर हो सकते हैं, क्योंकि रफली मुझे इन सब पे जो आउटपुट मिल रहा है वो बेसिकली 0 वोल्ट मिल रहा है। तो इनपुट की वो वैल्यूज जो कि हमें सारी की सारी लॉजिक 1 आउटपुट दे रही हों, इन का डिफरेंस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस और इसकी मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, ये चीज कहलाती है नॉइज मार्जिन लो। यानी कि वो तमाम इनपुट की वैल्यूज जो कि मुझे आउटपुट पे लॉजिक VD दिला दें, वो तमाम की तमाम लॉजिक 0 में काउंट होंगी, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू और इनकी मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस कहलाता है नॉइज मार्जिन। मैं बताती हूँ उसका एडवांटेज क्या होता है। सिमिलरली इनपुट की वो वैल्यूज जो कि लॉजिक हाई के करीब हों और उन पर हमें आउटपुट तकरीबन 0 वोल्ट के करीब मिल रहा हो, ये तमाम की तमाम वैल्यूज लॉजिक हाई काउंट होती हैं, लॉजिक हाई कहलाती हैं। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़ाहिर है VDD होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी VH। इन दोनों के डिफरेंस को नॉइज मार्जिन हाई कहा जाता है। ये नॉइज का वर्ड कहाँ से आ गया? प्लीज नोट कि ये नॉइज मार्जिन क्यों ज़रूरी है, ये नॉइज मार्जिन ज़रूरी क्यों है। देखें, अगर आपकी सप्लाई से 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, किसी वजह से कोई ग्लिच आ गई, वोल्टेज अचानक से बढ़ गया, तो क्या 0 वोल्ट जो हम इनपुट पे लॉजिक 0 के तौर पे दे रहे थे, सपोज करें वो 0.5 वोल्ट हो गया, तो क्या ऐसे में हमारे सर्किट को उसको लॉजिक 0 से छोड़ के उसको लॉजिक 1 समझना शुरू कर देना चाहिए? नो, वो उस 0.5 वोल्ट को भी लॉजिक 0 ही ट्रीट कर रहा होगा और आउटपुट के ऊपर हमें लॉजिक 1 प्रोवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मेरी सप्लाई वोल्टेज में मैं इनपुट पे लॉजिक 1 अप्लाई कर रही हूँ, VDD दे रही हूँ अपने सर्किट को, किसी वजह से 2-3 पॉइंट्स में वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो गया, 4.7 चला गया, तो क्या अब मेरे सर्किट को इस 4.7 को लॉजिक 1 नहीं ट्रीट करना चाहिए और आउटपुट जो है वो क्या अपना चेंज कर लेना चाहिए? तो हमारा सर्किट जो है थोड़े से वोल्टेज के कमी या बेशी को या थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लॉजिक की वैल्यू स्विच नहीं समझ लेता, बल्कि वो 0 को और 0 के क्लोज की सारी वैल्यूज को लॉजिक 0 ट्रीट करता है और VDD के क्लोज की वैल्यूज को लॉजिक 1 ट्रीट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी कोई वैल्यू एक्सीडेंटली 0 वोल्ट से बढ़ जाए थोड़ी बहुत, या एक्सीडेंटली मेरा लॉजिक 1 अपनी लॉजिक 1 की वैल्यू से थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, तो मेरा सर्किट अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा, वो अपना लॉजिक 0 को जो है वो लॉजिक 1 नहीं समझ बैठेगा और लॉजिक 1 को थोड़ा बहुत वोल्टेज कम होने पे लॉजिक 0 नहीं समझ बैठेगा, बल्कि मेरा सर्किट उसको समझेगा कि जी 2-3 पॉइंट्स रिड्यूस हो गए लेकिन ये लॉजिक 1 ही है। तो इस चीज़ को कहा जाता है नॉइज मार्जिन, कि अगर गलती से हमारा सर्किट डिस्टर्बेंस की तरफ चला गया, वोल्टेज या तो ज़्यादा हो गया 0 से थोड़ा बहुत, या लॉजिक हाई से थोड़ा बहुत कम हो गया, कोई नॉइज आ गई, कोई सिग्नल डिस्टर्बेंस आ गई, तो हमारा सर्किट उसके खिलाफ एक इम्यूनिटी रखता है, उसके खिलाफ एक मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी है इस चीज़ की कि वो उस डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चूंकि हमारे सर्किट के अंदर ये एबिलिटी है इस वाले सर्किट में कि इतने सारे इनपुट सिग्नल को वो बेसिकली लॉजिक 1 ट्रीट करते हुए मुझे आउटपुट पे 0 दे रहा है, तो ये आने वाली नॉइज को मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ भाई आप आ जाइए, वी विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय यू।
सिमिलरली हमारा सर्किट इतने सारे इनपुट्स को जो जीरो तस्वर कर रहा है, ये आने वाली नॉइज को मार्जिन दे रहा है या आने वाले डिस्टर्बेंस को मार्जिन दे रहा है कि यस यू कैन कम, माई स्टेट विल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ यू। तो चूंकि हमारे सर्किट के अंदर आने वाले इनकमिंग नॉइज को हैंडल करने की सहूलत मौजूद है विदाउट violating its operation, that is why these range of input voltages जो कि 0 को शो कर रहे हैं और ये जो 1 को शो कर रहे हैं, ये नॉइज मार्जिन्स कहलाते हैं। जो रेंज 0 की है वो नॉइज मार्जिन लो कहलाती है, जो रेंज 1 की है वो नॉइज मार्जिन हाई कहलाती है। अच्छा, एक चीज़ ये कि मैंने भी कहा था कि हम W/L रेशो NMOS PMOS का एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये ख्याल करना होता है कि जितना टाइम लॉजिक यानी कि आउटपुट को VDD जाने में लगे उतना ही टाइम ज़ीरो जाने में भी लगे। तो ये चीज़ जो है कैसे एडजस्ट होती है, अभी हमने देखा था W/L रेशो के थ्रू एडजस्ट करते हैं कि WP को हम ज़्यादा बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू WN। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है? इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा मॉसफेट अपनी स्टेट चेंज करना शुरू करता है कि लॉजिक हाई लॉजिक हाई लॉजिक हाई चला आ रहा है और लॉजिक हाई चला आ रहा है और फिर अगले बाद लॉजिक ज़ीरो चलेगा, तो बिल्कुल ये जो स्विचिंग वाला काम होता है कि स्टेट चेंज करना, ये बिल्कुल सेंट्रल वोल्टेज के ऊपर हो रहा होता है, हाफ ऑफ द VDD। हम बेसिकली जो WP और WN को एडजस्ट कर रहे हैं वो हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये वाला जो VTH का पॉइंट है, स्विचिंग का पॉइंट, ये बिल्कुल इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के सेंटर में आ जाए। अच्छा, मज़ीद ये कि देखें जब आपके पास इनपुट वोल्टेजेस चेंज होते चले जा रहे हैं 0 से VDD, तो उसी लिहाज से आपका आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, 0 से लेके VIL तक आउटपुट पे VDD आता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हुआ और VDD से लेके VIH तक रफली आउटपुट जो है वो आपको 0 मिल रहा है। अब आप अगर नोट करें तो ये जो VI मैंने लिखा हुआ है, ये VI दरअसल इस CMOS इन्वर्टर के जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनके गेट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो V0 लिखा हुआ है ये वोल्टेज दरअसल CMOS इन्वर्टर के V0 टर्मिनल यानी ड्रेन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है QN और QP के। अब अगर मैं कह रही हूँ कि V0 की वैल्यू चेंज होती जा रही है और मैं कह रही हूँ कि Vn की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है, तो इसका मतलब है CMOS इन्वर्टर के गेट की वोल्टेजेस और ड्रेन के वोल्टेजेस चेंज होते चले जा रहे हैं। तो जाहिर है जैसे जैसे गेट का वोल्टेज चेंज होगा या ड्रेन का वोल्टेज चेंज होगा, QN का स्टेट स्विच हो जाएगा, इसका मोड चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके टर्मिनल वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह QP के टर्मिनल वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं, इसका स्टेट भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली लिख दिया है कि जब ये इनपुट वोल्टेजेस होंगे तो QN ऑफ होगा, QP ट्रायोड होगा। जब ये इनपुट वोल्टेजेस होंगे तो QN सैचुरेशन में होगा, QP ट्रायोड में होगा। अब ये सब मैंने कैसे लिख दिया है, इसके लिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली ये वोल्टेजेस जब इनपुट पे आ रहे थे, आउटपुट पर जब ड्रेन पर ये वोल्टेज था, तो बेसिकली इस वक्त QN ऑफ क्यों था और QP ट्रायोड में क्यों था। ये सारे मोड्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो 1 बाय 1 करके देखेंगे। अच्छा ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।